This conference will now be recorded. G. Wonder Limited is engaged in the manufacturing and sales of textile machinery. Following are the extract of the statement of financial position and statement of profit or loss. Statement of financial position आपको given है property, plant and equipment, फिर retain earning और profit for the years. Additional information has not been taken into account in the preparation of above financial statement. ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है कि following additional information has not been taken for the preparation of above financial statement. मतलब ये दो बातें ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्डेड नहीं है. Cost of repair amounting 20 million was erroneously debited to the machinery account on 1st October 2013. The estimated life is 10 years. Cost of repair 20 million गलती से मशीनरी में डेबिट हो गया. याद रखें IAS 8 के अंदर, अब ज़ाहिर सी बात है कुछ बातें हमने इंपॉर्टेंट करनी है. अगर कोई भी एरर अगर रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरे लफ्जों में अगर कोई इनकम हो या एक्सपेंस हो, ये चीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ फॉर द ईयर इंपैक्ट करती है. मतलब एक साल को गलत करती है. और यही गलती अगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेट कर जाए, मतलब हमारे पास एसेट्स की बात हो, तो एसेट की गलती हमेशा कैरी होती है. कैसे? क्योंकि उसकी हर साल डेप्रिसिएशन का इफेक्ट आने वाले तमाम सालों को गलत कर देता है, उसकी बुक वैल्यू भी गलत हो जाती है. तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई इनकम या एक्सपेंस की गलती होगी तो वो एक साल को ठीक कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा. और अगर कोई एसेट की गलती होगी वो कैरी होगी उसकी डेप्रिसिएशन और बुक वैल्यू के नाम से. ठीक होगी बात? हाँ जी. हाँ जी, ओके होगी बात. तो इस सवाल के अंदर अगर हम बात करें कि कॉस्ट ऑफ रिपेयर अमाउंटिंग 20 मिलियन वाज एरोनियसली डेबिटेड टू द मशीनरी अकाउंट 1 अक्टूबर 13 और लाइफ है 10 साल. इसका मतलब है हमने 20 मिलियन का रिपेयर करवाया, गलती से मशीन को डेबिट कर दिया. एक तो रिपेयर की गलती हो गई, दूसरी मशीन डेबिट हो गई. अब जो रिपेयर की गलती होगी वो सिर्फ एक साल को ठीक करेगी, बट जो मशीन डेबिट हुई है वो आगे आने वाले सालों को भी गलत करेगी. तो जो रिपेयर वाली गलती होगी वो सिर्फ उसी साल ठीक कर देंगे, और जो मशीन वाली गलती होगी वो आज तक सारे यानी जो एक्सपेंस होंगे वो उनको ठीक करेंगे. दूसरे पॉइंट के ऊपर है ऑन जुलाई 1, 2014 WL reviewed the estimated useful life of its plant and revised its from 5 to 8 years. कहता है कि पहले उसने 5 साल लाइफ सोची हुई थी, उसको रिवाइज करके 8 होनी चाहिए थी. The plant was purchased on 1st July 13 at a cost of ₹70 million. 2013 में वो एसेट खरीदा था. लेकिन याद रखें जिस दिन चेंज इन एस्टिमेशन आता है, चेंज इन एस्टिमेशन को प्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट लेते हैं और एरर का रिट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट लेते हैं. तो लिखा हुआ डेप्रिसिएशन आपने स्ट्रेट लाइन के तहत प्रोवाइड किया है. प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर for the year ended 30th related to statement of financial position, profit and loss, statement of changes in equity, along with correction of error note. याद रखें जब नोट ऑन एरर आ जाए ना, सिंपल हम एरर की नेचर लिखते हैं, उसके इफेक्ट्स लिखते हैं. वो पता है ना, ये नोट्स ऑन एरर
नेचर ऑफ एरर और इफेक्ट एसओसीआई पर क्या आएगा, एसओएफपी पर क्या आएगा। बात क्लियर हुई। वैसे तो ये सवाल हमने पहले भी किया हुआ है, लेकिन हम दोबारा इस सवाल को करने लगे हैं ताकि थोड़ी सी रिवीजन भी हो जाए। छोटा टॉपिक है, बड़े टॉपिक से पहले अच्छी तरह प्रैक्टिस हुई है, छोटे टॉपिक्स की प्रैक्टिस थोड़ी कम है। तो देखते हैं फिर। वंडर लिमिटेड है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। इसका एक्सट्रैक्ट बनाते हैं और फॉर द ईयर एंडेड, हाँ जी, साल का एंड क्या है हमारे साल का, 30 जून 2015, 30 जून 2015। तो 30 जून 15 से साथ साथ हमने 2014 का भी काम करना है, और ये जो 2014 है ये एक तरह का रीस्टेटेड डाटा होगा। हाँ जी, अगर हमने प्रॉफिट एंड लॉस ठीक करना है तो सिर्फ प्रॉफिट ठीक कर लेते हैं, बात ही खत्म हो जाती है। 2014 का भी प्रॉफिट ठीक कर लेते हैं और 2015 का भी प्रॉफिट ठीक कर लेते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर, बस सिर्फ प्रॉफिट ठीक कर देंगे और कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर प्रॉफिट का इम्पैक्ट भी आ जाएगा और इसके अंदर डेप्रिसिएशन का भी इम्पैक्ट आ जाएगा, रिपेयर का भी इम्पैक्ट आ जाएगा। वर्किंग नंबर 1 जी मेरे भाई, सवाल में पहले रिपेयर वाली बात करते हैं। रिपेयर वाली गलती आपने की 2013 में, 1 अक्टूबर 2014 बन जाता है ये, 1 अक्टूबर 2013, मतलब ईयर एंड हो गया 2014। तो आपका पहले उसमें प्रॉफिट कितना गिवन है, गलती क्या हुई, गलती हुई 20 मिलियन की। आपका प्रॉफिट पहले था 2015 2014, 78 और 90। एक गलती हुई रिपेयर वाली। 2014 में हमने रिपेयर एक्सपेंस लिखना था, नहीं लिखा। रिपेयर एक्सपेंस लिखेंगे तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। रिपेयर एक्सपेंस अगर हम लिखेंगे हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। आप इसकी जर्नल एंट्रीज भी पास कर सकते हो, जैसा कि हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में करते हैं। अब इस 20 मिलियन को उसने डेप्रिशिएट करना शुरू कर दिया एसेट में लिखकर। तो मुझे बताएं, जब उसने 1/10/13 को एसेट खरीदा होगा, उसने 20 मिलियन एसेट में लिखा था रिपेयर की बजाय। तो 30 जून 14 को उसने उसको डेप्रिशिएट भी किया होगा, तो कितनी डेप्रिसिएशन आ रही है जरा बताएगा कोई? 10 साल लाइफ है, डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 9/12। जी जनाब, कितनी डेप्रिसिएशन आई? 1.5। और बुक वैल्यू कितनी आई? 20 में से 1.5 माइनस कर दे, बुक वैल्यू कितनी आ गई? 20 में से 1.5 माइनस 18.5। फिर 30 जून 15 अगले साल के अंदर भी स्ट्रेट लाइन मेथड है, 20 को 10 पे डिवाइड किया होगा और 2 डेप्रिसिएशन उसने रिकॉर्ड की होगी। लो जनाब, ये डेप्रिसिएशन उसने गलत चार्ज की हुई है, डेप्रिसिएशन गलत चार्ज की हुई, तो हम सही कर देते हैं। लो जनाब, डेप्रिसिएशन का इफेक्ट जो प्रॉफिट के ऊपर गया होगा 1.5 2014 में और 2 का 2015 में। इस एडजस्टमेंट की गलती ठीक हो गई।
प्रॉफिट के अंदर हम अभी प्रॉफिट ठीक कर रहे हैं, सारा कुछ ठीक करेंगे, इसके एसेट्स भी ठीक करेंगे। अगर मैं एसेट्स की बात करता हूँ, साथ साथ डिस्कशन करते हैं ताकि एंड पे आसानी हो। हम क्या करेंगे, हर साल के एसेट्स में ये वैल्यू जाकर माइनस कर देंगे। भला क्यों, ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि ये रिपेयर के एक्सपेंस उसमें ऐड हुए थे और एसओएफपी के अंदर बुक वैल्यू से ऐड हुए होते हैं, डेप्रिसिएशन का इफेक्ट खत्म हो जाता होता है। तो हम माइनस कर देंगे 2014 के एसेट्स में से 18.5 और 2015 के एसेट्स में से 16.5। गॉट इट? ये पहली एडजस्टमेंट पूरी हो गई, अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे हैं। ऑन जुलाई 1, 2014, मतलब इस साल का शुरू, WL रिव्यू द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ इट्स प्लांट, मतलब उसने डेप्रिसिएशन एक नॉर्मल तरीके से चार्ज की, पुराने तरीके से चेंज इन एस्टिमेशन आ गया था, तो चाहिए था चेंज इन एस्टिमेशन के साथ डेप्रिसिएशन लेता। तो हम देख लेते हैं, बट सिर्फ 2014 ठीक होगा, सिर्फ 2014 ठीक होगा, 2013 सॉरी 15 ठीक है। हाँ जी जनाब, आप आ जाए जरा। एक शख्स ने पूछा सर दोनों सालों में क्यों माइनस करेंगे? मेरे भाई आपने जब रिपेयर एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दिया था, तो जब तक गलती ठीक नहीं करेंगे वो एसेट की कॉस्ट में मौजूद रहेगा, एसेट की वैल्यू में मौजूद रहेगा। पहले साल भी पड़ा होगा, अगले साल भी पड़ा होगा, जब तक ठीक नहीं करेंगे एसेट तो चलता रहेगा 10 साल तक। ये 10 साल की बुक्स में आएगा जब तक आप ठीक नहीं करेंगे। चेंज इन एस्टिमेशन हम देखेंगे ऐसे सवाल को करने का क्या तरीका होता है कि उसने रॉन्ग क्या किया और करेक्ट क्या होना चाहिए। उसने चेंज इन एस्टिमेशन अप्लाई नहीं किया, हालांकि चेंज इन एस्टिमेशन अप्लाई करना चाहिए था 1 जुलाई 14 से। तो करना शुरू करते हैं। 1 जुलाई 13 को 70 मिलियन का एसिड खरीदा, ठीक है। पहले लाइफ थी 5 साल, फिर आपने कर दी 8 साल। तो पहले 5 साल के हिसाब से काम करते हैं, पहले 5 साल के हिसाब से काम करते हैं। एसिड खरीदा था 1 जुलाई 13 को, तो 1/7/13 को आपका एसेट 70 मिलियन का था। तो 30 जून 14 को 5 पे डिवाइड किया तो 14 डेप्रिसिएशन आई। कितनी वैल्यू बच गई? 70 माइनस 14, 70 माइनस 14 56। तो जिस दिन 56 वैल्यू आई उस दिन चेंज इन एस्टिमेशन अप्लाई किया, जो कि ऊपर रिकॉर्ड नहीं है। अगर आप गौर से देखो उसने लिखा हुआ है साफ साफ कि ये जो एडजस्टमेंट है अबव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्डेड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब जो सही तरीका कार होना चाहिए था कि 56 बुक वैल्यू फाइंड करते, 30 जून 15 को नई वैल्यू पे डिवाइड करते, और नई वैल्यू है 7 ईयर्स। अब आपको कहेंगे सर जी 7 ईयर कैसे? लाइफ उसने रिवाइज की है ना, 5 साल से 8 साल, तो टोटल लाइफ रिवाइज कर रहा है, रिमेनिंग लाइफ नहीं रिवाइज कर रहा। तो 1 साल तो गुजर चुका है। तो जब हम चेंज इन एस्टिमेशन अप्लाई करते हैं तो रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करते हैं। तो 56 को 7 पे डिवाइड किया तो सही डेप्रिसिएशन आनी चाहिए थी 8। उसने उसको वैसे ही रिकॉर्ड किया हुआ है पुराने तरीके से जो हर 14 डेप्रिसिएशन आ रही थी। ये रॉन्ग था, डेप्रिसिएशन चार्ज करनी चाहिए थी 8, उसने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी वही पुरानी 14, मतलब उसने उस चीज को रिकॉर्ड ही नहीं किया चेंज इन एस्टिमेशन। तो उसने ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी 2015 के अंदर, तो ओवर डेप्रिसिएशन, ओवर स्टेटेड डेप्रिसिएशन।
कितनी अमाउंट से ज्यादा चार्ज कर दी 6 से, तो हम रिवर्स कर देंगे। डन। 2014 में कोई गलती नहीं हुई क्योंकि 2014 के अंदर तो चेंज इन एस्टिमेशन आया ही नहीं था। गॉट इट। अब जरा क्योंकि हमने एसओएफपी को भी ठीक करना है ना, यहां पर बुक वैल्यू फाइंड करें जरा, कितनी आ रही है 56 में से 14। वैसे तो डेप्रिसिएशन से भी फाइंड हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि बुक वैल्यू से भी बता दूं। हाँ जी, कितनी वैल्यू आ गई 56 माइनस 14, 42, और 56 माइनस 8 किया तो कितना आया 48। बुक वैल्यू होनी चाहिए थी 48 और हमने कितनी लिखी होगी अपने बुक्स के अंदर 42। तो 6 से हम अपने एसेट्स की वैल्यू बढ़ा देंगे 2015 में से। और वैसे भी डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज कर दिया है ना, तो डेप्रिसिएशन ज्यादा माइनस कर दी है, तो जितनी डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज कर दिया है वो वापस रिवर्स करनी है। लो मेरे भाई, हमारा सवाल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। और जरा 2014 का मुझे करेक्ट प्रॉफिट बता दो। 78 माइनस 20 प्लस 1.5। कोई ना वर्किंग जल्दी जल्दी करने वाला बंदा साथ रहे। 59.5, 90 प्लस 2 प्लस 6, ये हमारा स्टेटमेंट प्रॉफिट ठीक हो गया 59.5। वर्किंग नंबर 1 59.5, 98, ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ठीक है। नेक्स्ट हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन for the year ended, sorry, as at 30th June 2015, 2015, 2014। हमारे पास जो जो हमने चीजें ठीक करनी है वो हमारे पास आ जाएंगी। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 130 और 189, इसको हम ठीक करने लगे हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, हाँ जी, 2014 में बताओ जरा क्या क्या चेंज लाएंगे, जरा अपनी वर्किंग में जाएं। ये है 2014 में गलती से 80, वो जो रिपेयर वैल्यू अमाउंट है वो एडेड है, तो माइनस कर देंगे 2014 के डाटा में से, और 16.5 माइनस कर देंगे 2015 के डाटा। तो यहां पर ही लिख लेते हैं 130 गिवन है, माइनस कितनी अमाउंट माइनस करेंगे 18.5, अमाउंट कितनी आ गई 2014 की अमाउंट कितनी आ गई 111.5, और 2015 के डाटा में 189 गिवन है, इसमें माइनस कर देंगे 16.5 और प्लस कर देंगे 6, वो जो चेंज इन एस्टिमेशन वाला 6 है। तो कितनी अमाउंट आ गई 178, 172, 178.5। जी मेरे भाई, नेक्स्ट रिटेन अर्निंग भी है, वो भी एसओएफपी का हिस्सा होता है 108 और 198, लेकिन ये रिटेन अर्निंग बाद में करते हैं, एक दफा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बना लें। इसके साथ रीस्टेटेड भी लिखेंगे। रिटेन अर्निंग बनाने के बाद करते हैं,
क्योंकि उसका डायरेक्ट बैलेंस लिख देते हैं ना मोस्टली, अगर बनाना पड़े तो। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, extract for the year ended 30th June 15। इसको हम दूसरे तरह स्टेटमेंट फॉर्म में कर लेते हैं, क्योंकि IS 1 में जैसे हम कंपैरेटिव बनाते हैं इसको वैसे ही बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस एट 1/7/2013। जी जनाब, 1/7/2013 का हमारे पास बैलेंस क्या होना चाहिए? 108 है 30th जून 48 का, जिसमें से उसने 78 प्लस किया हुआ है। अगर हम 78 माइनस कर देंगे तो हमारे पास पिछला बैलेंस बन जाएगा, और ये 78 है भी गलत, और 2014 के ईयर के अंदर गलती हुई है, उससे पहले कोई गलती नहीं थी। अगर याद रखें, अगर उससे पहले कोई गलती होती तो हम इसका ब्रॉड ऑन सही करके लिखते। 1/7/2014 से पहले, सॉरी 1/7/13 से पहले कोई भी गलती नहीं है, सारी गलतियां उसके बाद आई हैं। तो हमारे पास जो बैलेंस बना 108 प्लस 78, सॉरी -78, 108 -78, 30 मिलियन। ये भी लिखा करो रुपीज एंड मिलियन। फिर प्रॉफिट इसमें ऐड कर दिया 30th जून 14, और ये कौन सा ऐड करेंगे? रीस्टेटेड। तो मुझे बताएं 30th जून 14 का सही प्रॉफिट क्या है, रीस्टेटेड प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उठा लो 59.5। बैलेंस एट 1/7/2014, ये है हमारा साल। 30 प्लस 59.5 89.5। फिर प्रॉफिट 30th जून 15, करंट ईयर के साथ रीस्टेटेड नहीं लिखते होते, करंट ईयर के साथ रीस्टेटेड नहीं लिखते होते। सही प्रॉफिट बता दे बस कितना है, सही प्रॉफिट बता दे कोई। 98। लो जनाब, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी प्रूफ कंप्लीट हो गई। बैलेंस एट 30th जून 2015। ये कोई कह रहा है कि प्रॉफिट 89.5 है। 89 तो नहीं है मेरे भाई, 59 है, 59.5 है। $89 कैसे आ गया? जी जनाब, तो इसको प्लस करें, कितना बनता है? 85.9 प्लस 98, 187.5। डन। जी जनाब, अच्छा ये अमाउंट कह रहे हो 89 पॉइंट, ये देख लीजिएगा 89.5। जी जनाब, ये हमारी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी पूरी हो गई, और इनके जो क्लोजिंग बैलेंस हैं वो लिख लें अपनी रिटेन अर्निंग के अंदर। एक बैलेंस आएगा 89.5,
पिछले साल का क्लोजिंग, और एक आएगा 187.5, 89 और 187, यहाँ पर 89.5 और 187.5। लो जनाब, ये हमारे एक्सट्रैक्ट पूरे हो गए। पहले एक नजर एक्सट्रैक्ट देख लें, फिर मैं आपको इसके नोट बताता हूँ। नोट लिखना बहुत आसान होता है, बट अक्सर जब नोट का सवाल पेपर में आता है स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, इस चीज का ख्याल रखना। ये है आपका पूरा सॉल्यूशन। गॉट इट? हाँ जी, जहां तक एक्सट्रैक्ट बनता है जनाब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का, यहाँ तक एक्सट्रैक्ट बनता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का, और ये एक्सट्रैक्ट है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अब हम लिखते हैं नोट ऑन एरर्स। याद रखें, जब भी आपने एरर्स के ऊपर नोट लिखना हो तो पहले आपने एरर की नेचर बतानी है। नोट्स ऑन एरर्स। हाँ जी, सबसे पहले एरर का जो नेचर है वो हम लिखते हैं, पहला पॉइंट है जो रिपेयर एक्सपेंस wrongly debited to property, plant and equipment. Impact of the error rectify retrospectively। पहले एरर का नाम लिख देते हैं, फिर देखते हैं कि उसके एरर को ठीक कैसे करना है, और फिर उसके इम्पैक्ट लिखते हैं। पहले हम लिखेंगे इफेक्ट ऑन या इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट और लॉस, 2015 में, 2014। हाँ जी जनाब, तो पहला इफेक्ट क्या आ गया 2014 में? डिक्रीज इन रिपेयर एक्सपेंस। 20 से हमने अपने रिपेयर एक्सपेंस कम लिख दिए थे, ठीक है, और डेप्रिसिएशन ज्यादा लिख दी थी, इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, यानी इससे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बढ़ गए थे 2014 में 1.5 और 2015 में 2 से। गॉट इट? खत्म होगी बात। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के ऊपर जो इम्पैक्ट आ रहा है वो यही था, और जो जो हमने उसके ऊपर लिखा है ना वही चीजें लिखनी है, बट थोड़ा सा बेहतर अंदाज में। ये नोट है। फिर लिखेंगे इफेक्ट ऑन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हाँ जी, तो क्या हुआ, बुक वैल्यू ऑफ पीपीई गलती से इंक्रीज हो गई। 2015 और 2014 में बुक वैल्यू कितने से ज्यादा इंक्रीज थी जो बाद में हमने माइनस की थी? 16.5 था शायद, या 18.5 था, 18.5, और 2015 में 16.5। ओके होगी बात?
हाँ जी, उसके बाद क्या इनकी वजह से हमारी रिटेन अर्निंग पे कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल पड़ा। हाँ जी, इनकी वजह से क्या कोई रिटेन अर्निंग में फर्क पड़ा? जी, तो जो प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ा वही रिटेन अर्निंग पे फर्क पड़ा। जो प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पड़ा होगा वही हमारा रिटेन अर्निंग पे भी फर्क पड़ा होगा। तो वही चीज हमने रिटेन अर्निंग में लिख देते हैं। ओके होगी बात? तो क्योंकि वो भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का हिस्सा है ना, तो हमारी रिटेन अर्निंग पहले से कम हुई है ज्यादा? रिटेन अर्निंग पहले से कम हुई या ज्यादा? इंक्रीज, एक इंक्रीज भी आया है, रिपेयर की वजह से इंक्रीज आ गया होगा नेट करेंगे तो, और अगले साल डिक्रीज आ गया होगा। तो चेंज इन रिटेन अर्निंग, जी, तो 20 और 1.5 का डिफरेंस जो आया होगा उसको हम नेट करेंगे तो 18.5 से हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो कम हो गया, जिससे हमारी रिटेन अर्निंग पहले से ज्यादा आ रही होगी। और अगले साल हमने डेप्थ एक्सपेंस लिखा होगा तो सिर्फ 2 का डिफरेंस आ रहा होगा अगले साल। ये सारी वही बातें हैं जो एक्सट्रैक्ट में लिखी हैं, नोट में सिर्फ लिखना है कि फर्क क्या पड़ा था, खत्म होगी बात। सेम एज इट इज हमने फिर, ये था पहला नोट, अब लिखेंगे दूसरा। क्या है वो? चेंज इन एस्टिमेशन, चेंज इन यूजफुल लाइफ फ्रॉम 1/7/2014 1/7/2014 चेंज इन यूजफुल लाइफ फ्रॉम 1/7/2014। इसकी वजह से क्या हुआ था, हमारे डेप्रिसिएशन और बुक वैल्यू चेंज हो गई, और इफेक्ट ऑफ चेंज ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टिवली, और 2014 में इसमें नील इफेक्ट था, 2015 में इफेक्ट थे। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, प्रॉफिट और लॉस में क्या इंपैक्ट पड़ा था, प्रॉफिट और लॉस, हमने डेप्रिसिएशन कम चार्ज की थी, सॉरी ज्यादा चार्ज कर दी थी, करनी थी 8 से तो हमने 14 से कर दी थी। इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन बाय 6 से ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी थी, जिससे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या इफेक्ट पड़ा, डिक्रीज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपीई। खत्म हो गया जनाब, हमारे नोट्स पूरे हो गए, हमारे नोट्स पूरे हो गए। एरर पर जब भी नोट लिखने आए हमने ऐसे लिखने हैं, एरर पर जब भी नोट लिखने आए हमने ऐसे लिखने हैं।
जी ये नेचर ऑफ एरर तो लिखा है, ये जो है ये नेचर ऑफ एरर ही तो है, वो किताब के अंदर ही बताया होता है, सवाल के अंदर ही बताया होता है, जो एरर बताया होता है वही नेचर ऑफ एरर है। इफेक्ट लिखने असद भाई, इफेक्ट लिखने है, करेक्ट ट्रीटमेंट तो हमने एक्सट्रैक्ट में लिख दी, क्या इफेक्ट आया होगा इनके इन एरर की वजह से। लो जनाब ये हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो गया। मेन इसका मकसद सिर्फ IS 8 की थोड़ी सी रिवीजन थी, ठीक है। उसके बाद टेस्ट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का सवाल है। कहता है प्रिपेयर करेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। Also determine the correct amount of total assets and total liabilities। हर तरह का सवाल हम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सवाल बड़ा अच्छा सवाल है। जब पेपर में पहली दफा ऐसा सवाल आया था तो लोग परेशान हो गए थे, हालांकि परेशानी वाली बात नहीं थी इस सवाल के अंदर, ये सवाल इतना मुश्किल नहीं था। आपको एक उसने बनाकर चीजें दे दी, जैसे ये उसने चीजें बनाकर दे दी, रेवेन्यू दे दिया मतलब सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, अदर इनकम। नीचे उसने टोटल लायबिलिटीज और टोटल एसेट्स दे दिए और नेट इक्विटी भी दे दिया। एरर वो बताता जा रहा है, हमने करना क्या है, जिस जिस एरर से ऊपर जो जो अमाउंट गलत है उस अमाउंट को सही करते जाएंगे तो हमारे पास हर चीज ठीक हो जाएगी। मतलब रेवेन्यू में क्या प्लस करना है, जो जो चीज उसने लिखी हुई है। आप मुझे काइंडली ऐसा करें कि ये मुझे बताते जाएं, रेवेन्यू से लेकर अमाउंट बताते जाएं ताकि हम फिर इसको सही करना शुरू करें। रेवेन्यू की अमाउंट कोई बता दे कितनी है, फिर कॉस्ट ऑफ सेल 1 बाय 1 ऐसे बताते जाओ। रेवेन्यू कितनी अमाउंट है, 3500। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी अमाउंट है, 2000। उसके बाद नेक्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट है, एडमिन एक्सपेंसेस है, एक दफा हम हेडिंग पूरी लिख लेते हैं, सेलिंग एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, फिर अदर एक्सपेंस, अदर इनकम और नेट प्रॉफिट। हाँ जी, ये हमें उसने हेडिंग बता दी और नीचे लिखता है हमारे पास एसेट्स टोटल कितने हैं, लायबिलिटीज टोटल कितनी हैं और नेट एसेट्स कितने हैं। और ये भी कह रहा है कि एसेट्स के अंदर सस्पेंस अकाउंट भी 132 से है। ये 132 सस्पेंस अकाउंट का मतलब है एसेट साइड पर हमारा सस्पेंस पड़ा हुआ है, एसेट के अंदर शामिल है। इसका मतलब है अगर सस्पेंस डेबिट या क्रेडिट होगा तो एसेट में ही प्लस माइनस हो जाएगा। जी जनाब, तो मुझे बता दीजिए ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट कितनी है, 1500। एडमिन एक्सपेंसेस 800, 550 बताते जाएं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है 150। अदर एक्सपेंस बता दें 60। अदर इनकम कितनी है 200 और नेट प्रॉफिट कितना है 290। और हमारे पास एसेट्स की वैल्यू 8000 है, लायबिलिटीज कितनी है 3000 और ये आ गया इसको माइनस करके नेट एसेट्स या कैपिटल 5000। ये उसने ऑलरेडी डाटा दिया हुआ है। अब हम देखेंगे जो गलती जिस जिसको इम्पैक्ट कर रही है उसी में ही प्लस माइनस करते जाएंगे, साथ साथ हमारी वर्किंग भी होती जाएगी।
जी, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। ये गलतियां हमारे पास। पहली है इन्वेंट्री कॉस्टिंग 440 received on 30th December 2020 was included in the closing inventory. The invoice for the same was not received till year end. कहता है कि इस इनवाइस रिसीव ना होने का मतलब ये है कि हमने एंट्री नहीं पास की। इन्वेंट्री 4,40,000 की हमें मिल गई है 30 दिसंबर को, वर इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग इन्वेंट्री, और क्लोजिंग स्टॉक के अंदर मौजूद भी है, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर मौजूद भी है, बट हमने अभी तक इनवाइस नहीं मिली। दूसरे लफ्जों में हमने एंट्री पास नहीं की। तो आप मुझे बताएं एंट्री क्या पास करते हैं? जब कोई स्टॉक खरीदते हैं, इन्वेंट्री खरीदते हैं, तो एंट्री पास करते हैं हम परचेजेस डेबिट, कैश या क्रेडिटर क्रेडिट, परचेजेस डेबिट, कैश या क्रेडिटर। तो बेहतर होता है कि क्रेडिटर ही कर लें, कैश भी कर सकते हैं। कितनी अमाउंट से? 440 से। तो आप मुझे बताएं परचेजेस मतलब कॉस्ट ऑफ सेल, परचेजेस किस में जाकर लिखा जाता है? कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर। और क्रेडिटर कहां लिखा जाता है? लायबिलिटी के अंदर। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट हो रही है तो बढ़ रही है, क्रेडिटर क्रेडिट हो रहे हैं तो लायबिलिटी बढ़ रही है। तो मेरे भाई इसको कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर देंगे और जाकर लायबिलिटी के अंदर एडजस्ट कर देंगे। अभी इसको ब्रैकेट में नहीं लिखते। हाँ जी, जो हमें या कैश में से, एसेट में से माइनस कर दो या लायबिलिटी में प्लस कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एरर ठीक हो गया हमारा। 440 की इन्वेंट्री, 440 की इन्वेंट्री हमें मिल गई है, हमारे क्लोजिंग स्टॉक के अंदर मौजूद भी है, लेकिन हमने रिकॉर्ड नहीं की। तो अभी लिख ली। नंबर 2, सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड 200 freight in, 75% related to goods sold and remaining related to inventories in hand। लो जनाब, वो कहता है कि 200 का आपको जो सेलिंग एक्सपेंस के अंदर मौजूद है, मतलब फ्रैट इन तो हम कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड करते हैं ना, यानी जो फ्रैट इन की जो अमाउंट है वो कहां पर चार्ज करते हैं हम? फ्रैट इन हम इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड करते हैं, परचेजेस का हिस्सा बनता है। वो कहता है वो सेलिंग एक्सपेंस के अंदर मौजूद है, तो सेलिंग एक्सपेंस से निकाल देंगे, सेलिंग एक्सपेंस में से निकाल देंगे और ऊपर जाकर परचेजेस में ऐड कर देंगे या कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर देंगे। हाँ, वो उसने आगे थोड़ा सा ट्रिक इस्तेमाल किया है कि वो जो 200 वाली अमाउंट है वो कुछ इन्वेंट्री सेल हो गई है और कुछ इन्वेंट्री अभी मौजूद है। फिर इसका मतलब क्या होता है ये जरा गौर से देखिएगा। देखें 200 सेलिंग एक्सपेंस में से तो माइनस कर देंगे, क्योंकि सेलिंग एक्सपेंस के अंदर ये नहीं होना चाहिए, सेलिंग में मौजूद है ना। हाँ, सेलिंग एक्सपेंस के अंदर तो माइनस कर देंगे, सेलिंग एक्सपेंस हमारे क्रेडिट हो जाएंगे, मतलब उसमें से माइनस कर देंगे। वो कहता है इसका 75% इन्वेंट्री बिक गई है, मतलब वो कॉस्ट ऑफ सेल बन गई है। इन्वेंट्री बिकती है तो कॉस्ट ऑफ सेल बन जाती है। और 25% क्लोजिंग स्टॉक मौजूद है, वो एसेट के अंदर पड़ा होता है। तो हम भी ऐसा करते हैं, इसका 75% लेके जो कि 150 बनता है, कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड हो जाएगा, और 25% जो अभी स्टॉक बिका ही नहीं वो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर ऐड कर देंगे। तो पहले तो सेलिंग एक्सपेंस में से माइनस करो, सेलिंग एक्सपेंस में से माइनस कर देंगे क्योंकि ये सेलिंग एक्सपेंस का हिस्सा नहीं है। कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड करो,
और क्लोजिंग स्टॉक में जाकर ऐड करो। 200 पूरा करना है ना, क्लोजिंग स्टॉक मतलब एसेट के अंदर ऐड कर दो। लो जनाब, ये 200 का एरर भी ठीक हो गया, यानी हमने सिर्फ उसी को ही रीस्टेट करके लिखना है। गॉट इट? आगे चलते हैं फिर। अ सेलिंग एक्सपेंस, नेक्स्ट थर्ड एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूं। अ सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंटिंग 35 has been posted in the other expense account as 53। ये इंटरेस्टिंग है। सेलिंग एक्सपेंसेस को अदर एक्सपेंस में लिख दिया और लिखा भी कितना, 53 से। रेक्टिफाइंग एंट्री पास करते हैं। सेलिंग एक्सपेंस लिखना था वो लिखेंगे कितनी अमाउंट से, 35 से। अदर एक्सपेंस को गलती से लिखा था तो उसको रिवर्स कर देंगे 53 से। जो डिफरेंस है वो किधर चला जाएगा, सस्पेंस अकाउंट में। जो डिफरेंस है वो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट हो जाएगा। कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है 35 और 53 का, 18। तो ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री बन गई। अदर एक्सपेंस में से जाकर ये माइनस कर देंगे, सेलिंग एक्सपेंस में से ये जाकर ऐड कर देंगे, और सस्पेंस अकाउंट क्योंकि एसेट के अंदर लिखा हुआ है ये जाकर 18 वहां जाकर लिख देंगे। 18 जाकर, क्योंकि एसेट के अंदर मौजूद है, डेबिट नेचर का होगा, तो ये सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है, वहां जाकर प्लस कर देंगे। ठीक होगी बात? तो जनाब अदर एक्सपेंस में से 53 माइनस कर दिया, सेलिंग एक्सपेंस में 33 ऐड कर दिया, 35 सॉरी, और इसका जो डिफरेंस है जाकर सस्पेंस अकाउंट में लिख देते हैं जो कि एसेट के अंदर मौजूद है। जी जनाब, कितनी अमाउंट है, 18। हाँ जी, प्लस करेंगे माइनस करेंगे, पहले तो ये बताएं। ये सस्पेंस जिस तरह का भी आएगा वो माइनस होता जाएगा और टोटल सस्पेंस 132 का बन जाएगा। जो नेट सस्पेंस की अमाउंट आएगी ना वो कितनी बन जाएगी, 132। ओके होगी बात? एक शख्स कहता है सर एसेट में क्यों लिखते हैं, सर एसेट में इसलिए लिखते हैं मेरे भाई क्योंकि सवाल के अंदर लिखा हुआ है इंक्लूडिंग बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट 132, मतलब एसेट के अमाउंट के अंदर 132 वो सस्पेंस है, इसलिए एसेट में ही एडजस्ट करेंगे। हाँ जी जनाब, नेक्स्ट आप देखें, एडजस्टमेंट नंबर 4। sales include an amount 145 received from a customer on 20th December, goods were dispatched on 6 January। लो जनाब, कहता है सेल्स के अंदर एक अमाउंट इंक्लूड है जो हमने कस्टमर से पैसे रिसीव किए हैं, तो सेल तो लिखनी नहीं चाहिए क्योंकि गुड्स तो अभी तक डिस्पैच ही नहीं की। जब तक गुड्स डिस्पैच ना करेंगे हम सेल तो लिखेंगे नहीं। तो एंट्री पास क्या करनी चाहिए थी, जब हम कस्टमर से पैसे ले लें और चीजें ना दें, एंट्री बनती है एडवांस डेबिट, सॉरी कैश डेबिट, एडवांस क्रेडिट। लायबिलिटी में लिखते होते हैं कितनी अमाउंट, 145। ये एंट्री पास करनी चाहिए थी, उसने एंट्री पास कर दी
कैश टू सेल। हमने इसको रेक्टिफाई करना है। अब हमने इसको रेक्टिफाई करना है। कैश डेबिट करना था, कर दिया। क्रेडिट करना था एडवांस को, उसने क्रेडिट कर दिया सेल को। क्रेडिट करना था एडवांस को, उसने कर दिया सेल को। अब सेल को कर देंगे डेबिट और एडवांस को कर देंगे क्रेडिट। ओके होगी बात? जी। अब हम क्या करें, लायबिलिटी में 145 ऐड कर दें और सेल्स में से जाकर 145 माइनस कर दें। सेल में से लिख दिया है ना, सेल से निकाल देंगे, जाकर एडवांस में लिख देंगे, जो गलती है वो ठीक हो जाएगी। जी जनाब, नेक्स्ट आ गया पेमेंट्स ऑफ ऑफिस रेंट एक्सपेंस। पेमेंट ऑफ ऑफिस रेंट एक्सपेंस अमाउंटिंग टू ₹120 was recorded as a credit entry in the cash book and also credit to rent income account। लो जी, पेमेंट ऑफ ऑफिस रेंट, हमने ऑफिस रेंट की पेमेंट की तो एंट्री पास करनी चाहिए थी हमें रेंट टू कैश। ये एंट्री पास करनी चाहिए थी। हमने क्या किया, कहते हैं वाज रिकॉर्डेड एज अ क्रेडिट एंट्री इन द कैश बुक। ठीक है, कैश बुक में क्रेडिट करना था, हो गया। आल्सो क्रेडिट द रेंट इनकम, और रेंट इनकम को भी क्रेडिट कर दिया, हालांकि रेंट इनकम थी नहीं। अब रेंट इनकम को डेबिट करेंगे, रेंट एक्सपेंस को भी डेबिट करना था, वो भी डेबिट करेंगे। क्रेडिट किसे करेंगे फिर, सस्पेंस अकाउंट को। क्रेडिट किसको करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को। गॉट इट? चलें जी, अब हमने करना क्या है, रेंट एक्सपेंस किस में लिखा होगा, एडमिन एक्सपेंस के अंदर प्लस कर देंगे 120, नहीं लिखा हुआ। अदर इनकम में रेंट इनकम माइनस कर देंगे 120, क्योंकि अदर इनकम में उसने रेंट इनकम को क्रेडिट किया हुआ है। ओके होगी बात? और सस्पेंस अकाउंट क्योंकि एसेट्स के अंदर मौजूद है, वहां से जाकर खत्म कर देंगे। मजीद सस्पेंस हमारा खत्म हो गया 240 से, मजीद हमारा सस्पेंस 240 से खत्म हो गया। ठीक होगी बात? चलें जी, आगे चलते हैं। चलें, हाँ जी जनाब, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जनाब, अ परचेज ऑफ ₹352 was entered in the purchase day book as 325 and posted to the creditors account as 235। यानी दोनों गलतियां हो गई। ओवरऑल 352 अमाउंट है, तो एंट्री पास करनी चाहिए थी परचेज टू क्रेडिटर, परचेज टू क्रेडिटर। कितनी अमाउंट से, 352 से।
उसने गलती से परचेज की जगह जो अमाउंट लिखी 325 और क्रेडिटर की जगह अमाउंट लिख दी 235। करेक्ट एंट्री है ये, उसने रॉन्ग एंट्री ये पास कर दी। रेक्टिफाई एंट्री पास करो। हाँ जी जनाब, एंट्री पास करवाएं। परचेज को करना था 352 से, डेबिट किया हुआ है 325 से। कम डेबिट किया हुआ है या ज्यादा? हाँ जी, जितना कम डेबिट किया हुआ है बताएं जरा, डिफरेंस बताएं ना, डिफरेंस भी साथ बताएं। 27 से क्रेडिटर को क्रेडिट करना था 352 से, किया हुआ है 235 से। कम क्रेडिट किया हुआ है या ज्यादा? कम क्रेडिट किया हुआ है या ज्यादा? कम। तो मजीद क्रेडिट को क्रेडिटर को क्रेडिट करें 117 से। जो डिफरेंस है वो चला जाएगा सस्पेंस के अंदर। कितना डिफरेंस आ रहा है? 90 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 90 का। जी जनाब, तो परचेज मतलब कॉस्ट ऑफ सेल में प्लस कर देंगे 27, क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी में प्लस कर देंगे 117, और सस्पेंस अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है वो 90 से। अच्छा, सस्पेंस अकाउंट में याद रखें, मैं आपको ये बता देता हूं कि उन्होंने एसेट साइड पर सस्पेंस अकाउंट इसलिए क्योंकि एसेट साइड पहले कम लिखी हुई थी। अब जैसे जैसे सस्पेंस अकाउंट आता जा रहा है, यानी पहले एंट्री ये पास की हुई थी, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया हुआ था। अब अगर सस्पेंस अकाउंट डेबिट होता है तो प्लस करते जाओ, क्रेडिट होता है तो माइनस करते जाओ। तो डिफरेंस ही खत्म करना है ना, मेन तो डिफरेंस ही खत्म करना है। हाँ जी जनाब, अच्छा 240 सही, 90 का हो गया। हाँ जी जनाब, आगे चले फिर। 18 क्योंकि सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है, अभी भी सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा था, 240 से सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा था। चलें जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं। रेंट पेबल फॉर ओनर रेजिडेंस अमाउंटिंग 250 वर रिकॉर्डेड एज अक्रूड ऑफिस रेंट। कहता है रेंट पेबल था फॉर ओनर्स रेजिडेंस का 250, रेंट था ओनर का पे करने वाला। हमने लिख दिया कि जैसे ऑफिस का रेंट पेबल है। इसका मतलब है रेंट तो पेबल था ही नहीं, लिखना ही नहीं चाहिए था। जो पेबल था लिखा हुआ है ना, पेमेंट, सॉरी, रेंट पेबल फॉर ओनर रेजिडेंस 250 वाज रिकॉर्डेड एज अक्रूड ऑफिस रेंट। तो हमने लायबिलिटी में लिखा हुआ है 250, हमने लायबिलिटी में लिखा हुआ है 250, हालांकि ये हमारी लायबिलिटी है ही नहीं। तो अब क्या करेंगे जी? रेंट पेबल लिखा हुआ है, रेंट पेबल को डेबिट कर देंगे। रेंट पेबल को, क्योंकि रेंट पेबल तो लिखना ही नहीं था, बल्कि कुछ भी नहीं लिखना था। वो रेंट पेबल जब ऑनर का था, ऑनर के रेजिडेंस का था, वो तो हमें लिखना ही नहीं था रेंट पेबल, हमने उसको लायबिलिटी में लिखा हुआ है।
हम अपनी लायबिलिटी खत्म कर देंगे तो वहां पर क्रेडिट क्या कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि उसने रेंट टू रेंट पेएबल लिखा हो, अक्रूड रेंट की तो यही एंट्री है। तो हालांकि ये जब तक हम एक्चुअल में ड्राइंग्स ना करें, वो ड्राइंग्स लिखते नहीं होते, तो पेएबल की कोई ड्राइंग्स नहीं होती, तो इसलिए हम ये लिखेंगे कि रेंट पेएबल उसने लिखना था, जो कि लिखना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जब तक हमारा अपना रेंट, बिजनेस का रेंट पेएबल ना हो, हम लायबिलिटी नहीं लिखते। तो कितनी अमाउंट है, 250। तो अब हम क्या करेंगे, लायबिलिटी में से 250 निकाल देंगे, और ऊपर सस्पेंस अकाउंट जिसके अंदर मौजूद है उसके अंदर एडजस्ट कर देंगे। क्रेडिट हो रहा है तो फिर 250 माइनस कर देंगे। ओके होगी बात। लो जनाब, लास्ट और बहुत सबसे अच्छी एडजस्टमेंट कहते हैं कि जनाब लैपटॉप कॉस्टिंग 120,000 परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2019, और हम खड़े हैं 31 दिसंबर 2020 में, was sold on 1 October 2020 for ₹65,000 to a supplier with agreement that supplier's outstanding balance will be adjusted against the sale proceed। हमने अपने सप्लायर मतलब अपने क्रेडिटर को एक लैपटॉप बेचा और उसको कहा कि भाई ये पैसे आपको जो मैंने देने हैं उसमें एडजस्ट कर लो, ठीक है। तो 65,000 हमने उसको एडजस्ट करवाना था, मतलब अपनी लायबिलिटी कम करवानी थी। नो एंट्री वाज पोस्टेड फॉर डिस्पोजल, हमने डिस्पोजल की कोई एंट्री पास नहीं की। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वाज रिकॉर्डेड ऑन द लैपटॉप फॉर फुल ईयर्स, और पूरे साल की डेप्रिसिएशन ले ली, एंड इंक्लूडेड इन एडमिन एक्सपेंसेस, और एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर वो मौजूद भी है। LE has policy of depreciated laptop on straight line method over the life of 3 years। लो जनाब, IAS 16 का एरर आ गया। ये एरर अब हमारा एरर नहीं होना चाहिए। हाँ जी जनाब, यहां पर मैं एंट्री पास करता हूं, करेक्ट एंट्री कोई बनवाएगा, बल्कि पहले आपने ऐसा करो, आपको मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं। उसने तो एंट्री पास ही नहीं की ना, उसने तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, सिंपल उसने समझा डिस्पोजल हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब है जो करेक्ट एंट्री है पूरी की पूरी हम पास करेंगे। क्रेडिटर्स को डेबिट करना था, क्योंकि उसने कहा जो पैसे मिलेंगे वो आप एडजस्ट कर लेना 65,000 से। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करना था, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करने का मतलब एसेट को एडजस्ट करना। हाँ जी बताएं कितनी अमाउंट आती है डेप्रिसिएशन की। जी 1.75 ईयर की डेप्रिसिएशन आएगी, यानी 1 साल 2019 का और 9 मंथ 2020 के। जी जनाब 120 डिवाइड बाय 3, 120 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1.75 70, और हमारा एसेट कितने से क्रेडिट हो जाएगा 120 से। जो डिफरेंस है वो गेन या लॉस, गेन आ रहा है लॉस, गेन आ रहा है या लॉस, कितने का। हाँ जी यही बन रहा है, इक्वेशन पूरी हो गई। उसने पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी थी, हालांकि डेप्रिसिएशन हमें वैसी बात है हमें पहले भी पता है रिवर्स करनी है। हमारा PPE क्रेडिट हो रहा है, डेप्रिसिएशन रिवर्स हो जाएगी। हाँ जी डेप्रिसिएशन के रिवर्सल का क्या तरीका होता है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डेप्रिसिएशन क्रेडिट। 3 महीनों की डेप्रिसिएशन कितनी आएगी जो उसने ज्यादा चार्ज की हुई है, 3 महीनों की डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, 120 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3/12।
10 डन। अब इसको एडजस्ट करते हैं। 65 लायबिलिटी में से माइनस, अदर इनकम में ऐड, एक्सपेंस में से प्लस माइनस, क्योंकि कम हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो लायबिलिटी में से 65 माइनस कर दो, लायबिलिटी में से 65 माइनस कर दो। गेन ऑन प्रॉफिट एंड अदर इनकम में ऐड कर दो 15। डेप्रिसिएशन 10 एडमिन एक्सपेंस में, गॉट इट। अब मुझे बताओ एसेट में कितना लिखूं, एसेट में क्या क्रेडिट या क्या डेबिट करूं, जल्दी से बताएं। एसेट में क्या डेबिट या क्रेडिट करूं? मेरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 120 से क्रेडिट हो रहा है और 80 से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से डेबिट हो रहा है, तो मैं नेट करूंगा तो 40 से अपना एसेट क्रेडिट कर दूं, तो अपना एसेट में से 40 मजीद माइनस कर दूंगा। सवाल खत्म हो गया जनाब। अब आपने करना क्या है, इन सब के करेक्ट बैलेंस निकाल लें। ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट तो नया निकलेगा। एडमिन एक्सपेंस सही लिखें, अदर एक्सपेंस सही लिखें, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कुछ नहीं हुआ, इन सब को सही करके अपना नेट प्रॉफिट सही निकालें और इसके सही बैलेंस में से ये सही माइनस करके ये बराबर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात? एंड वाली एंट्री रिपीट कर दीजिएगा। एंड वाली एंट्री मेरे भाई ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की एंट्री है। ये देखो, उसने कहा कि आपने जो एसेट बेचा ना, सवाल आपके सामने है ना 65 का, जो आपने अपना एसेट बेचा है 65 का, वो आपने कैश नहीं लिया बल्कि उस क्रेडिटर को कहा कि जो मैंने आपको पैसे देने उसमें एडजस्ट कर लेना, तो हमारी लायबिलिटी कम हो गई। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 70 की आ रही थी, वो लिखी। हमारा एसेट जो सेल हुआ वो कितना है 120 का, और जो डिफरेंस आएगा वो किसमें चार्ज कर गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एंट्री पास करनी थी, ये रेक्टिफाई। ये क्रेडिट हो रहा है और स्ट्रेट लाइन मेथड है, डायरेक्ट डेप्शन अप्लाई करेंगे, और अगर एसेट क्रेडिट हो रहा हो तो डेप्शन रिवर्स करते हैं, क्योंकि लास्ट 3 महीनों में हमारा एसेट बेच चुका था, तो उस 3 महीनों की डेप्रिसिएशन रिवर्स कर देंगे। और इसको ऊपर जाकर पोस्ट कर देंगे, सिंपल। हाँ जी जनाब, गॉट इट, क्लियर होगी बात? हाँ जी जनाब, नेक्स्ट हमारा ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का सवाल है। ये हमने क्वेश्चन किया हुआ है, ये आपने खुद करना है, करना जरूर है, चीजें आपको याद रहेंगी, एडजस्टमेंट रिवाइज होती रहेंगी। सिर्फ क्वेश्चन देखोगे तो उसका फिर आप लोग खुद जिम्मेदार हूं। हाँ जी मुताबिक, ये रेशियो एनालिसिस का सवाल करवाने की जरूरत है या आपने कर लिया? रेशियो एनालिसिस के इस क्वेश्चन की जरूरत है या आपने समझ के कर लिया है? कर लिया है, गुड। उसके बाद फिर ये लाजमी करना जरूर है, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसके कमेंट्स आपने लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ का सवाल है, ये आपने खुद ही करना है, ये किया हुआ है सवाल। और हम करने जा रहे हैं IAS 33, ठीक होगी बात? IAS 33 का सवाल, कैलकुलेट EPS। जो मैंने आपको ना डिल्यूटेड EPS के सवाल है ना, वो 2 कर दिए थे और एक सवाल हमारी असाइनमेंट में है। ये बहुत अच्छे सवाल है, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत अच्छे सवाल हैं, ठीक है? तो ये सवाल अब हम करते हैं, ये बहुत आसान सा सवाल है। कहता है कैलकुलेट करना है आपने EPS फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2006, 2007, 2008।
फॉर 2017 आल्सो शो द कंपैरेटिव। तो जाहिर सी बात है 7 का 6 कंपैरेटिव होता है, ठीक है। तो ये कभी कभी ऐसा होता है कि सवाल बहुत आसान होता है, उसका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होता है, तो हम परेशान हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। हाँ जी, लिखा हुआ है XYZ लिमिटेड कंपनी हैज द फॉलोइंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स फिगर। प्रॉफिट आपको गिवन है 1.1 मिलियन, 1.5 मिलियन और 1.8 मिलियन। 1/1/2007 द नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग वर 500,000। ये उसने हमें दे दिया 2007 में। इसका मतलब पिछले साल का क्लोजिंग है, 2007 का ओपनिंग है। During the year, company announced a right share with the following details. Right 1 new shares for every 5. Exercise price 5 है और लास्ट डेट टू एक्सरसाइज द राइट इज 1/3/2007 और उस दिन की वैल्यू है 11। कहता है आपने ईपीएस फाइंड करना है 2006 का, 2007 का और 2008 का। पहले तो हम बेसिक ईपीएस फाइंड करेंगे, फिर उसका रीस्टेटेड भी फाइंड करेंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जनाब। 2006 का पहले ईपीएस फाइंड करते हैं। बेसिक ईपीएस 2006। फार्मूला मैं नहीं लिख रहा, डायरेक्ट आंसर लिखने लगा हूं पेपर में, आपने खुद ही लिखना है। 1.1 मिलियन डिवाइडेड बाय 500,000। कितना लिखेंगे? 500,000। कितना आंसर आ गया इसका? 2.2। अभी हमने इसको रीस्टेट नहीं किया, रीस्टेट भी करेंगे। अभी हमने इसको रीस्टेट नहीं किया, रीस्टेट भी करेंगे। पेपर में फार्मूला एक दफा लिखना है सिकंदर भाई, पेपर में एक दफा फार्मूला लिखना है कि अर्निंग एट्रीब्यूटेड टू ऑर्डिनरी शेयर्स डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स, वो लिखना है। हाँ जी, उसके बाद है बेसिक ईपीएस 2007 और उसने खुद कहा है कि आपने 2007 का भी लिखना है और 2006 का कंपैरेटिव का भी लिखना है, और दूसरे लफ्जों में क्या हो जाएगा वो रिस्ट्रिक्टेड। हाँ जी, तो वर्किंग कर लेते हैं, इसकी वर्किंग की जरूरत है। 1/1/2007 को हमारे पास नंबर ऑफ शेयर थे 500,000 और वो थे कब तक? 31 मार्च 2007 तक। तो सबसे पहले आप राइट इशू फ्रैक्शन फाइंड करोगे, राइट इशू फ्रैक्शन। हाँ जी, फेयर मार्केट प्राइस कितनी है? राइट इशू फ्रैक्शन, ये चीजें फिंगर टेस्ट पे होनी चाहिए। राइट शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 11 डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, याद आई बातें? मैं लिख देता हूं, कहता है 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 5 शेयर होल्डर। एक राइट शेयर देना है हर 5 वाले बंदे को। एक्सरसाइज प्राइस 5 है और फेयर वैल्यू 11 है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 11 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5। तो बात याद आ गई? तो ये हो जाएगा 5 प्लस 55 डिवाइड बाय 6, कितना आ गया? 10। तो ये हमारी रेशियो आ गई 1.1 या 11/10। तो कर लेते हैं 500,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/12 मल्टीप्लाइड बाय 11/10। बताओ जरा कितने नंबर ऑफ शेयर्स आ गए? 500,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/12 मल्टीप्लाइड बाय 11/10।
137500। फिर है 13/2007 को हमने राइट शेयर इशू किए और वो साल के एंड तक वही रहे। कितने राइट शेयर इशू किए? 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1/5। तो कितने नए शेयर इशू हो गए? 1 लाख। हर 5 के बदले 1 था ना। मल्टीप्लाइड बाय 10/12। क्या अब भी राइट इशू फ्रैक्शन लगेगी? क्या अब भी राइट इशू फ्रैक्शन लगेगी? हरगिज नहीं, क्योंकि जब राइट शेयर ऐड कर दिए तो फिर राइट इशू फ्रैक्शन नहीं लगेगी। हाँ जी, आंसर बताया जरा कोई। ऊपर वाली वैल्यू कुछ लोग कह रहे हैं गलत आ रही है, चेक कीजिएगा दोबारा। 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2/12 मल्टीप्लाइड बाय 11/12। ऊपर वाली वैल्यू चेक कीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये नहीं आ रही। 91,667। नीचे वाली वैल्यू बताएं। 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10/12। 5 लाख आ रही है नीचे वाली वैल्यू, तो 591,667। तो आ जाए जरा वैल्यू फाइंड कर लें जी। 2007 का हमारे पास 1500,000 है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 591,667। जी आंसर बता दें जरा कोई। 2.53। 2.53 और 2006 का 2.2 को मल्टीप्लाई 10/11 से कर देंगे तो ये भी रीस्टेट हो जाएगा। तो पिछले साल के ईपीएस को अपनी रेशो के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा? 2। लो जनाब, 2007 का मामला भी ओके हो गया। ये देखिए सवाल ऐसे ही आता है पेपर में, लेकिन वहां थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट होता है। देखें ये हमारा पहला सवाल का आंसर था 2006 का, ये दूसरा है। डन। अब आ गए हम बेसिक ईपीएस 2008। अब इसमें तो हमारे जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो चेंज हुए ही नहीं, क्योंकि 2008 में कोई नया शेयर इशू नहीं किया। तो जनाब मुझे बताएं, हमारे पास 1800,000 प्रॉफिट है और 6 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हैं। तो 5 लाख पहले थे, 1 लाख बाद में आए, और वो साल के शुरू में ही सब थे। 18 लाख पहले था, सॉरी 18 लाख डिवाइड बाय 6 लाख हो गया, क्योंकि 5 लाख तो पहले थे ना शेयर, और 1 लाख नया शेयर इशू हो गया। तो साल के एंड पे कितने रहे? 6 लाख। 2008 में कोई नया शेयर इशू नहीं किया। कुछ लोग ना ये वाले अमाउंट डिवाइड कर देते हैं अगले साल भी, ये गलत होगा, क्योंकि भाई ये तो पिछले साल के आउटस्टैंडिंग है, जिसमें आधे शेयर 8 महीने 10 महीने के और कुछ शेयर 2 महीने के हैं। लेकिन 2018 में सारे पूरे साल के नंबर ऑफ शेयर्स हैं, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 3। तो ये सवाल हल हो गया, ये इसका पूरा सोल्यूशन है। ये सवाल करने भी हैं प्लीज, अगर आप चाहते हो कि पेपर में आपका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है बहुत अच्छा हो, तो ये लाजमी सवाल कीजिएगा। ठीक होगी बात। तो ये जनाब टेस्ट नंबर 3 हमारा डिस्कस हो गया। टेस्ट नंबर 4 मैं अभी आपको सेंड करता हूं, और आपने काइंडली टेस्ट नंबर 2 का कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं करवाए हुए थे, वो मैं बता देता हूं कि सिर्फ 2 क्वेश्चन इसके रह गए थे, तो वो भी आज ज्यादा टाइम हो गया, आप थक गए होंगे। तो जनाब उसके 2 क्वेश्चन, एक ईपीएस का सवाल मेरे ख्याल में नहीं डिस्कस हुआ था, और एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। तो ये सवाल भी अगर आपने नहीं किए तो कीजिएगा,
ये जो क्वेश्चन मैंने आपको पहले हल करवाने की कोशिश की थी ना, वो सवाल नहीं था, ये सवाल और ही है। और जो मैंने आपको ये दिया था नया सवाल, वो इसको मॉडिफाई करके दिया हुआ था, बट ये सवाल और है, इसको आपने अपने तरीके से करना है। ये कल मैं लाजमी करवाऊंगा। और क्वेश्चन नंबर 6 ये भी मैं लाजमी करवाऊंगा, ठीक है। चाहते हो तो अगर अभी बैटरी है तो ये दोनों सवाल डिस्कस किए जा सकते हैं, नहीं तो पहले एक दफा आप ये दोनों सवाल कीजिएगा, क्योंकि अब आपने ये टाइम देना है, अगले 4-5 दिन आपने देने हैं FR1 को, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह टेस्ट नंबर 2 के 2 सवाल और टेस्ट नंबर 4 मैं डिस्कस करूंगा। टेस्ट नंबर 4 बड़ा होगा क्योंकि उसमें IE6 क्वेश्चन मैं देना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो तो सर ठीक है, आज ही कर लो जी। नहीं, अगर आप सर जी ये 10 मिनट ब्रेक करके आगे कर डेप्रिशिएबल, सर ये डेप्रिशिएबल हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है? डेप्रिशिएबल वो तो कॉस्ट माइनस हिस्टोरिकल कॉस्ट, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू को कहते हैं डेप्रिशिएबल हिस्टोरिकल कॉस्ट, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। ओके सर, ठीक है, चलें जनाब, फिर कल ही इंशाल्लाह करते हैं। कल हाँ रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, तो कल इंशाल्लाह करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।